बहनों, चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने इस महामारी के दौरान एक योद्धा की तरह काम किया है। समाज के प्रति उनके योगदान के लिए जितना उनका सम्मान किया जाए उतना ही कम है। और इसी सम्मान के क्षेत्र में, इसी कड़ी में हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर कविता तिवारी को, जिन्होंने इस कोरोना की महामारी में जिला चिकित्सालय छतरपुर में एक योद्धा के रूप में कार्य किया। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो इतनी बड़ी महामारी आई और अभी कुछ ख़त्म भी नहीं हुई है, बार बार नई नई लहरें आ रही हैं, तो इस वक्त आपने कैसे अपने परिवार के बीच में और कोरोना पेशेंट के बीच में जो सामंजस्य था वो बनाए रखा? ये तो है कि ये जो फर्स्ट लहर आई कोरोना की वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी। हम लोग पहले से इसके लिए एकदम भी तैयार नहीं थे पूरी तरह से। हालांकि न्यूज़ में काफ़ी आ रहा था कि चाइना में इतने सारे हो रहे हैं, फिर भी कभी लगा नहीं कि अपने देश में भी ऐसा होने वाला है। पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है कि ऐसी महामारी आई हो जिसमें भी पूरे देश सब लोग ही जूझ कर रह गए हों। तो ऑफकोर्स हम लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था। और हालांकि शुरुआत में बहुत डर लगता था, पर जब पेशेंट्स को देखते थे, मरीजों को देखते थे और न्यूज़ सुनते थे आए दिन कि इतने सारे लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं, इस इन्फेक्शन से, और सफ़र कर रहे हैं, तो फिर उसको देखकर अपना कर्तव्य ही पहले दिमाग में आता था कि भाई हमें अपना कर्तव्य को ही पहले पालन करना है। और ये एक अपॉर्चुनिटी लगती थी कि ठीक है, हम लोगों को एक समाज सेवा करने के लिए इतनी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिली है। ऑफ कोर्स वही पहले दिमाग में आता था, और फिर परिवार तो रहता ही था साथ में। इसमें अपने परिवार का सपोर्ट, सहारा बहुत ज़्यादा रहा, और स्पेशली जब घर में इतने छोटे बच्चे होते तो डर तो बहुत ज़्यादा लगता था जी। तो फिर भी लेकिन सभी प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए, और हालांकि हम लोगों को 14-14 दिन क्वारंटाइन भी रहना पड़ता था घर से दूर। तो ऑफ कोर्स घर वालों ने तो बहुत सफ़र किया ही है। तब उनको लगता था कि भैया क्या फील्ड पकड़ा दी बच्चों को। लेकिन जब पेशेंट्स ठीक होते थे और फिर फर्स्ट वेव धीरे धीरे ठीक हुई तो बहुत अच्छा भी लगा कि ठीक है, हम लोगों ने अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन कर पाए हैं। मैम, जैसे कई बार क्या रहता है कि हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स में स्टाफ था उनकी भी डेथ हो गई थी, तो हमारे बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने खोया है इस कोरोना वेव में। आपके घर में भी इस तरह का कभी होता होगा कि परिवार के लोग कहते होंगे कि छोड़ दो, मत जाओ, घर पे रहो, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? हाँ, ऐसा लगता तो था ही। जब घर में बच्चे रहते हैं, बूढ़े रहते हैं, तो कभी कभी जो दूसरे परिवार के लोग होते हैं उनको लगता है कि इसमें सिर्फ हम ही लोग सफ़र कर रहे हैं, सिर्फ डॉक्टर्स को ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है। स्पेशली छोटे बच्चे जब रहते हैं घर में तो और डर लगता था। ठीक है, पर ऐसा कभी घर वालों ने ये नहीं बोला कि भाई नहीं जाएं। तो क्योंकि बनाया भी अब उन्हीं लोगों ने ही डॉक्टर्स बनाए हैं, तो उन्हीं के सहारे से ही पूरा हम लोग काम कर पाए। घर वालों का ही सहारा था कि भाई बच्चों को उन्होंने ध्यान रखा, तो हम इतने प्रिकॉशंस के साथ पूरा काम कर पाए। घर आके थोड़ा दूरी मेंटेन करना, लगातार मास्क पहन के रहना घर में भी। ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन कर्तव्य का पालन भी किया, साथ में अपने घर को भी देखा है, दोनों चीज़ों का ही ध्यान रखा है। जी, वैसे तो हमारे नारी जगत कार्यक्रम में जब हमने आपको पिछली बार बुलाया तो हमने ऐसे स्पेशलिस्ट बुलाया था आपको, बाल रोग विशेषज्ञ के तौर पे, पर आज हम आपको एक कोरोना योद्धा के रूप में बुलाए हैं। तो हम आपके एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कि क्या आपके एक्सपीरियंस रहे इस सब के बीच में? इसमें एक तो पहली फर्स्ट वेव जब आई तब तो हम लोग एकदम तैयार नहीं थे, फिर भी लेकिन फर्स्ट वेव में जब पहली लहर आई थी कोरोना की तो पेशेंट्स इतने ज़्यादा सिम्टोमेटिक नहीं थे, मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई थी। यूजली हल्के सर्दी, जुकाम, बुखार, इनके साथ 10-15 दिन में लोग रिकवर कर रहे थे। पर जब दूसरी वेव आई तो हम लोग एकदम ही इतने तैयार नहीं थे, प्रिपेयर्ड नहीं थे कि इतनी खतरनाक रूप में आने वाली है दूसरी लहर। इस दौरान काफ़ी चीज़ें होती थी जब हम पेशेंट्स को समझाते थे कि आपके मरीज़ की कंडीशन जो है ठीक नहीं है, तो लोगों को ऐसा लगता था कि हम डॉक्टर्स ही हैं जो ऐसा कर रहे हैं। वो लोग उनको विश्वास नहीं होता था कि भाई ऑक्सीजन अपने पास नहीं है तो उसमें हमारी कमी नहीं है, मतलब हम लोग तो वहाँ पे 24 घंटे लगे ही हैं काम करने। तो उनको ऐसा लगता है कि हम उनको ऑक्सीजन नहीं देना चाहते हैं या हम उनका इलाज नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे ही एक बार हुआ कि जब मैंने किसी पेशेंट को, साथ वालों को समझाया कि उनकी कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं है और अगर आप कहीं बाहर भी ले जाना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं तो आप ले जा सकते। तो उन लोगों के अंदर हमारे लिए एक घृणा सी हो जाती थी। जैसे ही हम बताते थे कि भाई हमारे हाथ में जितना है हम उतना ही कर पाएंगे, उनको लगता था कि भाई, उन्होंने ऐसे मुझे बोला कि मैडम आप अपना ध्यान रखो, कहीं आप ना मर जाओ। तो फिर ऐसा लगता था कि अरे इतना कर रहे हैं हम लोग 24 घंटे और फिर भी सामने से ऐसा सुनने को मिलता था, तो कभी कभी दुख होता था। तब लगता था कि ठीक है, जिनके घर वाले इतने ज़्यादा बीमार हैं शायद उनके मन में अभी ऐसा चल रहा हो और बाद में उनको जाके रियलाइज़ हो जाए कि नहीं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। दूसरा ये भी है कि सेकेंड लहर में बच्चे भी इन्वॉल्व हुए, तो बच्चों में तो कुछ भी होने से वैसे ही माँ बाप बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं।
हालांकि अच्छी बात थी कि इस बार बच्चों में लेकिन इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं रहा, जो कि हम तीसरी लहर में हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार बच्चे ज़्यादा संक्रमित होने वाले हैं कोरोना की लहर वेव से। जी मैम, जैसे आपने बताया कि जैसे आज तो हमने आपके इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया है इनसे मिलिए कार्यक्रम के अंतर्गत, लेकिन एक हमारे नेचर में होता है कि हमारे आसपास दोस्तों में भी कोई डॉक्टर होता है तो उससे हम सलाह लेने लगते हैं। तो ऐसा मेरा भी नेचर है। मैं एक सलाह लेना चाहूँगी कि जो थर्ड वेव है अगर वो बच्चों के लिए हानिकारक है तो इसमें हमें क्या प्रिकॉशन रखने होंगे? प्रिकॉशंस तो सेम वही रहेंगे, मतलब हमें जो फॉलो करना है कि हमें ज़्यादा क्राउड में गेट टुगेदर्स में नहीं जाना है, बच्चों को भी घर के अंदर ही रखना है जितना रह सके, और मास्क पहनना, हाथों का बार बार धोना, प्रिकॉशंस सब कुछ सेम ही है। कोरोना का वैक्सीनेशन, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोरोना का वैक्सीनेशन करवाएंगे उतने ज़्यादा से अच्छे से हम इससे थर्ड वेव से लड़ सकते हैं। इनफैक्ट क्योंकि हम बच्चों में तो अभी वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ नहीं है जी। तो इसलिए ज़्यादा संभावना है कि अगर भाई सभी एडल्ट्स जो हैं वैक्सीनेटेड हो जाते हैं, सबको टीका लग जाता है, तो फिर बच्चे ही रह जाते हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं रहेगा, तो उनमें इन्फेक्शन आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो प्रिकॉशंस तो ये है कि पहली बात सब लोग अपना टीका करवाएं, कोरोना का टीका लगवाएं, उससे ना डरें। जैसे काफ़ी लोग हैं कि डर रहे हैं वो लोग, जबकि ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिसमें कोरोना का टीका नहीं लग सकता। अब चाहे वो दिल की बीमारी हो या फेफड़ों की कोई लंबी बीमारी है, उनमें तो उल्टा प्रायोरिटी बेसिस पे ये कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। इसलिए एक तो पहला है कि डरना नहीं है, सब लोग अपना टीका लगाएं जिस भी एज ग्रुप में ये टीका मतलब टीके लग रहे हैं कोरोना के। और अब तो क्योंकि धीरे धीरे गर्भवती महिलाओं में भी ये लोग बोला जा रहा है कि अब टीका लगाना सेफ है। हालांकि अभी गाइडलाइंस एमपी गाइडलाइंस अभी रिलीज़ नहीं हुई हैं, पर वो भी धीरे धीरे आने वाले टाइम में रिलीज़ हो जाएंगी। और दूसरा ये कि अगर जो टीका लगा रहे हैं तो ये ना सोचे कि हमें वैक्सीन लग गया है तो हम एकदम सुरक्षित हैं जी। मतलब लगाने के बाद उतने ही प्रिकॉशंस, मतलब उतनी सावधानियां बरतनी हैं ताकि हम भी सेफ हो पाएं और हमारे साथ जो हमारे बच्चे हैं वो भी सेफ हो पाएं। क्योंकि बच्चों में अक्सर पाया गया था कि बड़ों से ही इन्फेक्शन बच्चों में जा रहा है, क्योंकि बच्चे तो ज़्यादा बाहर जाते नहीं है, बड़े लोग जो भी बाहर जा रहा था वो संक्रमित, एक तरह से संक्रमित था। कुछ लोगों में पता चल जाता था लक्षणों के द्वारा और कुछ लोगों में लक्षण नहीं आते थे पर वो फिर भी संक्रमित रहते थे, और उनसे वो लोग जब घर आते थे तो उनके बच्चों को, बूढ़ों को, उनको फैलता था। तो इसलिए यही है कि टीका लगवाएं और टीका लगने के बाद भी सारे प्रिकॉशंस फॉलो करें। और साथ में बच्चों को, जैसे स्कूल तो अभी बंद ही हैं, मतलब ये गेट टुगेदर्स वगैरह इसमें ना जाएं। और फिर जैसे जैसे बच्चों में भी टीकाकरण, जैसे अब ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं 12 से 18 साल में भी, और उससे कम साल में, जैसे जैसे बच्चों में वैक्सीनेशन आएगा वैसे वैसे वो भी करवाएं समय पे। जी जी मैम, हमारा जो आज का कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत हमने आपको बुलाया, इसमें हम आपके जीवन के बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? मेरा पालन पोषण सोनीपत हरियाणा से है। मैं वहीं पे मेरा जन्म हुआ और वहीं पे पली और बड़ी हूँ। तो स्कूलिंग मैंने वहीं से करी है। उसके बाद फिर मैं अपनी MBBS की डिग्री के लिए असम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़ में चली गई, जहाँ से 5.5 साल तक मैंने अपनी MBBS की डिग्री करी। उसके बाद फिर मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उदयपुर राजस्थान में रही 3 साल तक। फिर मैं 3 साल के लिए रायपुर गई सीनियर रेसिडेंसी, और उसके बाद फिर फाइनली अपना यहाँ पे छतरपुर में अब फाइनल प्रैक्टिस के लिए आई हूँ। तो मतलब स्कूलिंग के बाद 10-15 साल का तो एक तरह से मतलब वो डॉक्टरी की शिक्षा ही चली है, और अब फाइनली यहाँ पे प्रैक्टिस शुरू करी है। मैम, इतनी शिक्षा, अब आप इतने साल तक पढ़ते हैं और फिर ऐसे जान पे खेल के दूसरों की जान बचाते हैं, तो एक जो अनुभूति होती है वो अलग ही होती है। ऐसे में आपने समाज में क्या बदलाव देखा? लोगों के अंदर क्या कुछ चेंज आया है जो आपने नोटिस किए हो? लोगों ने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया हो, या हो सकता है कुछ बुरा व्यवहार भी किया हो, कुछ ऐसा कोई वाकया हुआ हो तो आप हमें बताएं। एक तो 15 साल की जब हम एजुकेशन लेकर फिर फाइनली प्रैक्टिस करने आते हैं, उसके बाद भी डॉक्टर्स का ये है ही कि बहुत लंबी एजुकेशन रहती है, और जब तक वो इस पोजीशन पे आ सकें कि जो उनको मिले, जो वो डिज़र्व करते हैं, तो ऑलरेडी काफ़ी उनकी उम्र निकल चुकी होती है। मतलब उसके मुताबिक जो हमारे स्कूल के दूसरे सहपाठी होते हैं और जो दूसरी फील्ड्स में होते हैं, जैसे इंजीनियर होते हैं या फिर दूसरी फील्ड्स में, वो हमसे कई गुना पहले ही अपनी जॉब्स में जा चुके होते हैं, हम लोगों से ज़्यादा अर्निंग भी हो रही होती है, और फैमिली में भी वो लोग हमसे आगे पहुंच चुके होते हैं। मतलब शादी भी लेट होती है, फिर बच्चे लेट होते हैं, और बाकियों के हमारे साथ के लोग हमसे मतलब आगे पहुंच चुके होते हैं। तो इस स्टेज पे जब हम आते हैं तो हमें लगता है कि भाई हमें एटलीस्ट वो मिले जो हम डिज़र्व करते हैं, रिस्पेक्ट मिले, हर चीज़, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से वो डिज़र्विंग रिस्पेक्ट मिले। तो पहली वेव जब आई तो ऐसे ही कुछ हुआ था कि तब मैं यहाँ पे नहीं थी जी। तो लोग हमसे डरने लग गए थे। जब फर्स्ट वेव में जो मुझे अनुभव हुआ कि जब कोरोना आया और हम लोगों की वहाँ पे ड्यूटीज़ लगती थी,
तो फिर जो सोसाइटी थी उनको रिस्पेक्ट तो था ही खैर मन ही मन में, मतलब वो मानते थे, पर क्योंकि तब इतनी दिक्कत आई नहीं थी लोगों में। हाँ। और इतने सारे लोग संक्रमित हुए भी नहीं थे पहली लहर में, तो तब लोग हमसे डरने लगे थे, हमारे पास नहीं आना चाहते थे। डॉक्टर्स हो गए, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो गए। तो इनफैक्ट कुछ मेरी नर्सिंग में मेरे कुछ दोस्त थे जो कि रेंट से रहते थे, तो फिर उन लोगों के लैंडलॉर्ड्स ने उनको बोला कि भाई हम आपको नहीं रख सकते यहाँ पे, कि अगर आप वहाँ से ड्यूटी करके आ रहे हैं तो हम लोगों को भी संक्रमित होने का पूरा रिस्क है। तो तब ये सोच के बहुत ख़राब लगता था कि वही इतनी पढ़ाई करी और अब फाइनली हम लोग वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, और फिर भी हमें वो डिजर्विंग नहीं मिल रहा कि जो मिलना चाहिए। पर जब प्रैक्टिकल पॉइंट पे आए तो फिर हमें ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ी, तो फिर थोड़ा ख़राब लगता था। पर लेकिन फिर जो चेंज मैंने देखा सोसाइटी में, जब फिर सेकेंड लहर आई, तब लोगों को एक्चुअली थोड़ा आई ओपनिंग हुआ कि हाँ भाई डॉक्टर्स हैं और जो नर्सिंग स्टाफ हैं वही हमारी अच्छे से केयर कर रहे हैं। क्योंकि सेकेंड लहर में तो क्या हो गया कि लोग आपस में रिश्तेदार भी एक दूसरे से डरने लग गए थे। हाँ, एक डॉक्टर्स ही थे जो हमारे साथ खड़े थे। जैसे कोई घर में बूढ़ा है और वो संक्रमित हो गया है तो लोग फिर उनसे भागने लग गए थे, मतलब दूर जाने लग गए थे। और फिर उस टाइम पे फिर उन्होंने देखा कि बस डॉक्टर्स और नर्सेज ही हैं जो कि पूरा उनको हैंडल कर रही हैं, चाहे कुछ भी हो। और लोगों का खैर आना भी अंदर मना था, जो आईसीयू में केसेस होते थे तो उसमें उनका पूरा देखभाल करना नर्स वगैरह करते थे, डॉक्टर्स और वही लोग अंदर रहते थे। तो उस टाइम ज़रूर मुझे लगा कि लोगों ने सही मायने में रियलाइज़ किया, ना सिर्फ डॉक्टर्स का पर नर्सों का भी, कि हाँ ये लोग हैं जो अच्छे से हम लोगों की देखभाल कर रहे हैं और ये डिज़र्व करते हैं वो रिस्पेक्ट। तो इस टाइम फिर हमें लगा कि हाँ अच्छी रिकॉग्निशन ये मिली। जी मैम, एक और बात हम जानना चाहेंगे कि जैसे आप चिकित्सा के क्षेत्र में आई, इसके अलावा भी आपकी कोई हॉबी रही हो तो हमें बताएं। डांसिंग और आर्ट एंड क्राफ्ट मेरी हॉबी रही है हमेशा से। हालांकि डॉक्टर बनने के बाद फिर मेरे को ज़्यादा इतना टाइम मिला नहीं अपनी हॉबी पे कंसंट्रेट करने का, पर हाँ लेकिन डांसिंग है, उसमें मैंने नेशनल लेवल पे भी कुछ कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले रखा है। स्पेसिफिकली क्लासिकल डांस में मेरी ज़्यादा रुचि है, जैसे कि ओडिसी हो गया, कथक है, भरतनाट्यम है, तो वो उसमें मेरी ज़्यादा रुचि है। क्या बात है। कहा जाता है कि सबके अंदर एक कला जो होती है वो छिपी होती है। बहुत अच्छी बात है ये। मैम, एक और सवाल मेरे मन में आता है कि जैसे ये कोरोना हमारे यहाँ आया और अभी भी गया नहीं है, लोग इसमें लापरवाह होते जा रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि कैसे अपनी सुरक्षा रखें? जैसे आपने जो कुछ नियम तो बताए, लेकिन लोग भूल जाते हैं, फिर से मास्क भूल चुके हैं। जब उनको लगता है केस आ गए तब तो सारे प्रिकॉशन फॉलो करते हैं, जैसे केस कम होते हैं फिर भूल जाते हैं। अपने देश में एक तो एजुकेशन लेवल इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए अब ज़्यादा ध्यान इनफैक्ट दिया जा रहा है कि हम लोग एक तो अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करें, पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। मतलब इसमें तो सरकार को भी बहुत ज़्यादा कदम उठाने पड़ेंगे, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल पे अभी सरकार उठा भी रही है। फिर लोगों को एजुकेशन, जो एजुकेटेड है, जो एटलीस्ट 10th भी पास है, वो ये सब चीज़ें समझता है अच्छे से कि भाई हमें मास्क पहनना है, प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं। और इस बार तो हमने देखा था सेकेंड लहर में, अब चाहे अमीर हो गरीब सब एक ही लेवल पे आ चुके थे। कोई मैटर नहीं करता था कि किसके पास कितना पैसा है, वो भी उसी लेवल पे था और गरीब भी सेम उसी स्थिति में था। कुछ लोगों को समझ आया है, पर फिर भी काफ़ी लोग हैं जो अभी भी एकदम ही ध्यान नहीं दे रहे हैं और अब वापस सब रूल्स ब्रेक हो चुके हैं। तो अब इसमें तो अब अपना देश का यही है कि बेस रूट लेवल से ही जब तक अपने देश में लिटरेसी नहीं बढ़ेगी और पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा, पर हम बस बता सकते हैं लोगों को बार बार जी, ताकि कभी किसी ना किसी को भी अगर फर्क पड़ता है, 10 में से एक को भी ये बात समझ आ रही है, तो एटलीस्ट कभी संक्रमण हो तो वो फैले ना। एक और हमने देखी ये चीज़ कि मैम कई बार लोग क्या करते हैं, घरेलू इलाज में जुट जाते हैं। कोरोना हुआ नहीं कि कुछ ना कुछ अपना ही एक अलग वो ताबीज़ करने लग जाते हैं। उनके घरेलू इलाज इतने सारे रहते हैं, गुड़ खा लो, काली मिर्च खा लो। मतलब मैंने तो इतने घरेलू इलाज हर दिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ लिए हैं कि अब लगता है कि सच में लोग कितने भ्रमित हो रहे हैं। और टीका को लेके भी इसी प्रकार के जो भ्रम फैलाए गए थे, अफवाहें फैलाई जाती हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि क्यों इन सब चीज़ों का, ये कितनी हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती हैं? ये है कि घरेलू इलाज जब तक वो मतलब ये लौंग इलायची ये सब तो भाई चलता है, ठीक है, पर ये है कि आप वो भी लो अपने मन की शांति के लिए, आपको लेना है। जो बड़े लोग हैं उनको हम मना नहीं कर सकते, वो लें, पर साथ में डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। पर हाँ, ऐसी कोई
पुड़िया वाली दवाइयाँ बिना जाने कि भाई उसमें क्या है, क्या चीज़ है, बिना लिखित में, जैसे कुछ उनको पता भी नहीं होता कि उन्होंने क्या खाया है। छोटे छोटे अमाउंट में वो लगातार खाते रहते हैं, जो कि बाद में जाके हमारे लिए जहरीला पदार्थ भी हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें का सेवन ना करें। उनको पूजा पाठ करनी है वो पूजा पाठ करें। ये सब जो ऊपर से लगाने वाली चीज़ें हैं वो सब अगर मन की शांति उनको मिलती है तो फिर वो करें, बस। लेकिन साथ में डॉक्टर की भी सलाह लेते रहें। अगर ऐसा कोई भी उनको ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो केवल उस पर ना डिपेंड रहें कि भाई महीने भर वो खाते रहें और फिर लास्ट में जब समस्या एकदम हाथ से बाहर चले जाती है फिर वो डॉक्टर के पास आते हैं। तो उस टाइम अपने हाथ में भी फिर कुछ नहीं बच जाता है ज़्यादा करने के लिए। जी मैम, चलते चलते हम जानना चाहेंगे कि कोई एक आप गीत बताएं जो आपको बहुत पसंद हो, या फिर जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको देख के आपके मन में कोई गीत आता हो तो हमें बताएं। हाँ, तो मतलब कोरोना वॉरियर्स और सबके लिए कंट्रीब्यूट करते हुए एक बहुत पुराना गाना है, मधुबन खुशबू देता है, वो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। जी मैम, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपसे इतनी अच्छी बातचीत हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।